जो भी कैंडिडेट्स अब इस लाइन में एंट्री करने का डिसाइड करते हैं, तो वो इनिशियली ये सोचते हैं कि हमें कोई कोर्स करना चाहिए क्योंकि मतलब थोड़ा-सा उसमें उनको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी और थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी उनसे वर्क करवाया जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल भी उनको उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल जो उन्हें वो थ्योरी में बताई जाएँगी चीज़ें, उसी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स उनसे करवाए जाएँगे। और मतलब जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों की फंडामेंटल यानी कि बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। वो तो होना ज़रूरी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और फिर वो सर्च करते हैं नेट पे भी और अपने रेफरेंस मतलब अपनी जान पहचान में भी कि मतलब अपने जानकार लोगों से। और इस तरह के डिप्लोमा कोर्स कराने वाले काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में, जैसे कि अकाउंटिंग एंड ई टैक्सेशन के नाम से और ई बिज़नेस अकाउंटिंग इस तरीके से। तो फिर वो वहाँ पर जो उनको देखता है उनकी पॉकेट के हिसाब से जो उनसे सही लगता है उनको, फिर वो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और जाना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करते हैं। किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा कुछ कुछ ही समझ आता है। ये भी डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी जो उनका बैकग्राउंड है, जैसे कि 10+2 11th और 12th में मेनली क्या है कि कॉमर्स का इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है स्कूल में, कॉमर्स स्ट्रीम का। और इस इन चीज़ों का, अकाउंटिंग का और बिज़नेस, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज से मतलब ये मैंने भी 10+2 पास आउट किया था लगभग 7-8 साल पहले। तो मैं एक उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में थोड़ा-सा काफ़ी चेंज आ गया होगा। मैंने अभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है कि क्या आ गया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फ़र्क नहीं आया होगा। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि बीकॉम भी करा होता है, नहीं भी करा होता, बीकॉम कर रहे होते हैं, एटलीस्ट 10+2 में उन्होंने उनका सामना इस सब्जेक्ट से हुआ होता है, तो उन लोगों को जल्दी से चीज़ें फंडामेंटल्स गेन कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। हालांकि मैंने भी ऐसे ही कोर्स किया था और तो मैंने उस चीज़ों को जल्दी से कैच तो कर लिया था, लेकिन फिर भी चीज़ें हम कैच कर जाते हैं। इंस्टीट्यूट्स में तो हम वहाँ पर तो अच्छा करके दिखा देते हैं, बट फिर लेकिन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जब का जो वर्टिकल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वहाँ का थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है, हमें वो भी समझना होता है। इसके अलावा तो कोर्स के दौरान तो कोर्स के दौरान इंस्टीट्यूट वाले आपको अकाउंटिंग की मेनली सबसे ज़्यादा तो वो नॉलेज देते हैं, करवाते हैं। जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, ईएसआई, पीएफ पर भी वो आपको काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज तो देते हैं, पर एक्चुअली वो किसी भी कंपनी का काम रियल रियल एनवायरनमेंट का मतलब रियल जो काम होता है वो आप उसको उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो उनके पास होता ही नहीं, उनके पास किसी कंपनी का काम होता ही नहीं है हाथ में। तो वो जो है किसी भी कंपनी का काम नहीं करवाते और वो भी ये मान के चलते हैं कि ठीक है, हम उन्होंने आपको उनका काम यही था कि आपको बस एक किताब से पढ़ा दें और बाकी अभी आप जब कहीं पर काम करोगे तो एज अ ट्रेनी काम करोगे। तो मतलब ये एक तरह से एक एक जो है एक सीढ़ी और बढ़ गई है आपके लिए। एक उन्होंने तो ये एक तरह से एक स्टेप और बना दिया उन्होंने। उनके पास तो कोर्स करना ही करना है, फिर बाहर भी ट्रेनिंग लेनी है। ये ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे कंपनी में डायरेक्ट, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि जी आपने कहीं काम किया है, एक्सपीरियंस है, कोर्स करा है, ठीक है। कोर्स तो उनके हिसाब से कोर्स एक बहुत छोटी सी बात हो गई है। आपने इन चीज़ों को पढ़ा है, ये एक छोटी सी बात हो गई है। यही वजह है कि कोर्स करने के बावजूद भी आपको ट्रेनिंग के लिए फिर भटकना पड़ता है। अलग अलग कोर्स के अलग अलग ड्यूरेशन हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी शुरू कर रखे हैं। जो कैंडिडेट्स सीए कोर्स के थ्रू एंट्री करते हैं,
तो उनको उनको तो पता होता है कि भाई वो एक बार जो है सबसे बेसिक वाला एग्ज़ाम तो कर लेंगे फाउंडेशन लेवल का, उसके बाद दूसरा लेवल आता है इंटरमीडिएट का जिसमें 2 ग्रुप होते हैं। तो पहला वाला ग्रुप अगर वो कर लें तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो किसी भी सीए फर्म में आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकें, और उनको आसानी से मिल जाती है क्योंकि सीए फर्म्स में तो आर्टिकल्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। ना मात्र फ्री के बराबर पैसों में बंदा मिल जाए, किसको किसको बुरा लगता है। लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि कैसी फर्म में वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करें, क्योंकि सबका काम करने का स्टाइल और साइकोलॉजी अलग अलग होती है। और क्या होता है कि इसमें काफ़ी चीज़ ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फ्री हैं कभी इसमें अपने शिफ्ट चेंज करने के लिए, सी फर्म अपनी फर्म को चेंज करने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं उनके सी इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कि अगर आप एक बार कहीं पर या तो मतलब आप पहले या तो ट्रायल कर लो, उसके बाद आपको लगे कि हाँ ठीक है कि मुझे यहाँ पर ये मुझे सही लग रहा है यहाँ का एनवायरनमेंट, तो अपना फार्म भर लो, पर्चा भर लो, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटी होती है, पेपर वर्क होता है पूरा, वो फॉर्म भर लूँ यहाँ पर ज्वाइनिंग का। तो उसके बाद उनके पास भी ऑप्शन होता है, एटलीस्ट एक बार वो कहीं भर लें तो कुछ इस तरह की रूल्स रेगुलेशन होती है कि फिर उन्हें 1 साल के बाद ही कहीं पर वो स्विच कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी फंसी के सौदे हैं, यानी कि ये सीए इंस्टीट्यूट के प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। हालांकि इसमें स्टाइपेंड के नाम पे बहुत अच्छा मजाक किया गया है सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से। बड़ी फर्म्स क्वालिटी कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टाइपेंड मिनिमम कितना है ये तो है, मैक्सिमम कोई भी फर्म अपने हिसाब से दे सकती है, और बड़ी फर्म्स वाले स्टाइपेंड भी 15-15 हज़ार तक दे देते हैं। जबकि जो गली मोहल्ले नुक्कड़ के सीए होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स वगैरह में, छोटे मोटे मार्केट मॉल कॉम्प्लेक्स वगैरह में ऑफिस लेके बैठ जाते हैं, ये 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा सोचते नहीं हैं देने की। वो एक अलग बात है कि मजबूरी हो तो देने पड़ जाते हैं। ऐसा था कि जब मैं भी अनएम्प्लॉयड था और मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया था, तो मैं भी जॉब ढूंढ रहा, कॉल सेंटर चैट प्रोसेस में कुछ दिन काम भी किया। बाकी मेरे कलीग्स भी 12th पास आउट करने के बाद कॉल सेंटर्स में काम करते थे, यूके यूएस प्रोसेस, यानी कि इंटरनेशनल एमएनसी टाइप वालों में, और मैं भी सोचा था कि मैं भी करूं। वैसे तो मेरी स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम से हुई है, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंग्लिश मैंडेटरी नहीं थी, जैसे कि वो जिस स्कूल में थे उनके स्कूल में मैंडेटरी भी थी, और सबको सब फॉलो भी करते थे। बट मेरे साथ ऐसा सीन नहीं था, तो इस वजह से मुझे इंग्लिश बोलने की हैबिट भी नहीं हुई। मतलब एक वो कहते हैं ना कि संगत का में बंदा रह के सीख जाता है, तो हमें ऐसी संगत नहीं मिली। और इसमें क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ का जो बोलने का तरीका, यानी कि एक्सेंट होता है, वो डिफरेंट होता है अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से। पर मैंने अपने इंग्लिश पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो किया है, लेकिन एकदम परफेक्शन नहीं आया है, क्योंकि एक तरह से कॉन्टिन्यूस मैं उसको ध्यान दे नहीं पाता हूँ। मैं बार बार उसके रूल्स फंडामेंटल्स को रिवाइज मतलब रिकॉल करता हूँ, क्योंकि याद पढ़े तो मैंने होते ही हैं, बट फिर मैं उनको भूल भी जाता हूँ, क्योंकि यू प्रैक्टिस नहीं करते ना, इस वजह से। कोई भी चीज़ है इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद तो ये है कि चलो आपके ब्लड में एक बार वो बैठ जाएगी, तो फिर एक बार वो आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाएगी, तो उसके बाद तो आप उसको जल्दी से रिकॉल कर भी सकते हो, बहुत टाइम बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी से रिकॉल कर सकते हो। बट इनिशियल स्टेज पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आज हम हिंदी बोलते हैं क्योंकि आज हम उसको रेगुलर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मतलब जब हम बचपन से उसको बोलते ही आ रहे हैं, और कभी हमने बोलना बंद ही नहीं करा। पर अब भी कोशिश है कि अपने ये इंग्लिश स्पीकिंग को मैं परफेक्ट करूं।
लेकिन कॉल सेंटर की जॉब एक अच्छी जॉब नहीं है, चाहे उसमें आपको कॉल करनी हो या आपको कॉल इनकमिंग आए या आउट कॉल या आपको कॉल करनी हो या आपको कॉल आए, किसी भी सूरत में। क्योंकि एक तो इतना बहुत ज़्यादा बात करते रहना फ़ोन पे, और फिर इन केसेस में कभी कभी तो मतलब कोई कोई डिपेंड करता है किस तरीके का कस्टमर केयर है या किस तरह का काम है। कभी कभार तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सामने वाले कस्टमर्स की फ्रस्ट्रेशन, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ये इसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि कंपनीज की पॉलिसीज़ भी ऐसी ही होती हैं बेकार। कभी कभार कस्टमर आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोल देता है, तो जिससे आपकी मेंटल टॉर्चर होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमने तो देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के नशे करके फिर वो काम करते हैं इस तरीके के, मतलब वो जॉब पर जाते हैं, इस तरह के काम जो करते हैं वो। बट हाँ, अगर आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करके लीडर लेवल पर, मैनेजर लेवल पर ले जाएं, तो कॉल सेंटर के जो बीपीओ सेक्टर में, तो फिर भी कुछ ठीक है। लेकिन जैसे कि रात रात भर बाहर काम करना, जो इस तरीके के इंटरनेशनल वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर रात भर काम बाहर होता है, तो वो भी फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक नहीं है। दिन वाला कॉल सेंटर हो तो फिर भी चल जाता है। तो मेरे कुछ लिंक्स थे, तो मैंने एक लाला टाइप की कंपनी में होटल एंड बैंक्वेट ग्रुप में एंट्री तो कर ली। वहाँ पर मुझे मेनली एज अ कैशियर का काम देखना होता था। लेकिन मुझे बार बार ये लगता था कि ये मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस काम में, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या फिर अगर मैं इस लाइन में आया हूँ या फिर और कोई इसी फील्ड में, जैसे सेल्स में, इसी फील्ड इसी इसी एरिया में, इसी फील्ड में, सेल्स में या ऑपरेशंस में, तो वो भी मुझे लगता था कि मतलब एक तो पहली बात तो कोई प्रोफेशनल सिस्टम था नहीं चीज़ों का। तो तो बट इसमें भी हो सकता था कि मैं अगर सेल्स में जाता तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता, लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया। और मैं और दे भी नहीं पाया, क्योंकि और मैं ध्यान दे भी नहीं पाया, क्योंकि जैसे कि मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ दिल्ली में जब मैं आया था तो फिर बाहर रहना, खाना पीना सब ऐसे ही होता था कि मैं किसी भी काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जो ये कंपनी का एनवायरनमेंट भी बहुत ही बेकार था। बिल्कुल ही क्लरिकल काम था, और बस जैसे टाइम पास वाली बात ही थी बस। और बिल्कुल टाइम पास वाली बात ही थी बस ये तो, कि चलो जब तक कोई और प्रोग्राम डिसाइड नहीं हो रहा। वहाँ पर पॉलिटिक्स और डिस्प्यूट बहुत रहते थे, और फिर मैंने सोचा कि कुछ ढंग का काम, अब कोई एक फील्ड पकड़ी जाए और उसी में ही ढंग से ध्यान, एक ही तरफ ध्यान लगाया जाए, कुछ एक्सेलेंस की जाए। तो मतलब मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज भी होता था। इसके अलावा जैसे कि मेरा बिज़नेस ख़त्म हुआ था, पर मेरे को ये रहता था कि नहीं, मेरे को अपना बिज़नेस भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। मतलब कि जो था कि मैंने आपने जो मैं बिज़नेस करता था उसमें ट्रेडिंग से मैंने क्या करा था कि ट्रेडिंग तो मैं करता था, लेकिन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। लेकिन इसी दौरान जो है थोड़ा सा गलतियाँ हुई और सब कुछ जो है कोलैप्स हो गया, डिसॉल्व हो गया, गड़बड़ हो गई सब, जो है लॉस एंगल हो गया, कहने का मतलब ये है। तो कुछ कुछ पैसे, जैसे कुछ पैसा मर जाता है, कुछ इस तरह की बात हो गई, इसलिए जो है उसको वहीं पर ही रोकना पड़ा, और दोबारा से शुरू करना चाह रहा था और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। लेकिन उसमें भी जो है मार्केट में काम करने के लिए सोच तो रहा था कि कम पैसों में हो पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए था।